नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं। आज तक पर आप देख रहे हैं 10 तक। स्वागत है आपका। एक न्यूज चैनल के डिबेट में कही गई और सोशल मीडिया में लिखी गई बात क्या भारत की बात बन सकती है? दो प्रवक्ताओं की आपत्तिजनक, विवादित, धर्म का अपमान करने वाली मानी गई टिप्पणी क्या सरकार की राय बन सकती है? हमारे देश में सबसे बड़ी दस्तक देती खबर में यही हो रहा है। बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। अरब के कई इस्लामिक देश विरोध जताते हैं। बीजेपी की तरफ से दोनों प्रवक्ताओं पर कार्रवाई होती है। फिर क्या होता है? हमारे देश में अरब देशों के दखल को कुछ लोग अपनी जीत, कुछ लोग अपनी हार बताने लगते हैं। बीजेपी की तरफ से हुई कार्रवाई पर कुछ लोग अधूरा इंसाफ, कुछ लोग देश के झुकने की बात कहने लगते हैं। एक विवाद पर हुई कार्रवाई को हार और जीत बनाने में लगी राजनीति ने हमारे देश के भीतर नए विवादों को जन्म दे दिया है। कानपुर में 3 जून को हिंसा होती है। कानपुर की पुलिस उपद्रवियों की तस्वीर जारी करती है। कानपुर की नई सड़क पर शुक्रवार को हुए पथराव के ये आरोपी हैं। तलाश में पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किया है, लोगों से मदद मांगी है। कानपुर में क्या पत्थरबाजी का सीधा संबंध बीजेपी की तरफ से कार्रवाई झेल रही प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान से है? क्या बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध के नाम पर ही कानपुर में हिंसा भड़की? कानपुर में गड़बड़ हुई तो 35 लोगों पर एनएसए लग जाता है। वो गड़बड़ नहीं होती अगर आप एक्शन ले लेती है अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के ऊपर। नुपुर शर्मा बीजेपी की वो प्रवक्ता जिन पर रविवार को पार्टी ने कार्रवाई की। नुपुर शर्मा जो 27 मई को पार्टी की तरफ से एक टीवी डिबेट में शामिल हुई। नुपुर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। अपने शब्दों पर माफी मांग चुकी नुपुर को पार्टी सस्पेंड कर चुकी है। जिन नुपुर के बयान से नाराजगी के नाम पर 3 जून को कानपुर में शांति व्यवस्था भंग हुई। जिन नुपुर के बयान के बाद 4 जून को बरेली में सिर धड़ से जुदा के नारे लगे। जिन नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ 5 जून को राजस्थान के बूंदी में जुबान, हाथ, उंगली काटने की बात हुई। मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। नाखुश कार्यकर्ता कभी आपके ऊपर चप्पल उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, कभी आपके ऊपर स्याही फेंक रहे हैं। 6 जून को नुपुर को पार्टी ने सस्पेंड किया। ओवैसी कहते हैं बहुत देर कर दी, किया भी तो तब जब अरब देशों ने दबाव बनाया। कतर को पहुंच रहे हैं तो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट कतर में होते हैं, कतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफी चाहें क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्सपर्सन ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है। ओवैसी की बातें सुनिए और सवालों से सहमत हैं तो दस्तक दीजिए। ओवैसी को लगता है पहले ही नुपुर शर्मा पर बीजेपी कार्रवाई कर देती तो कानपुर में गड़बड़ नहीं होती। क्या ओवैसी ये कहना चाहते हैं नुपुर पर अगर अब भी कार्रवाई ना होती तो दूसरे शहरों में गड़बड़ हो जाती? जैसे ओवैसी की बात ही देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासिम दोहराते हैं। बीजेपी की एक नुपुर शर्मा नाम की एक कार्यकर्ता थी जिसने जो है नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। कानपुर की घटना जो पेश आई है वो इन्हीं के विवादित बयान और नबी आखिरुज़्ज़मा की शान में गुस्ताखी करने की वजह से पेश आई।
सवाल यह है कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा तो क्या गलत के खिलाफ न्याय पाने का तरीका भी गलत ही होगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, बकवास, अनाप शनाप बका, माने जिस चीज हमारे को सबसे ज्यादा प्यारी है हमारे दीन में, आप उन्हीं के बारे में अनाप शनाप बकते हैं और 10 दिन के बाद प्रधानमंत्री कहेंगे शर्मा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के कई शहरों में मामले दर्ज हुए। सवाल ये, देश में कानून से न्याय मांगा जाएगा या फिर धर्म के नाम पर खुद न्याय ले लिया जाएगा? इस सवाल के जवाब राजस्थान की बूंदी में 5 जून को प्रदर्शन करते लोगों और मौलाना मुफ्ती नदीम की बात सुनिए। एक बात तवज्जो से सुन ले, चाहे वो बूंदी जिले का प्रशासन हो, चाहे पूरे देश की हुकूमत हो, तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है, जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। सवाल ये है, अगर बीजेपी नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करने में अब भी देर करती तो कानपुर की तरह दूसरे शहरों में माहौल को बिगाड़ दिया जाता। हम अगर जीते हैं तो उनके नाम पर जीते हैं, अगर हमारे नबी पर बात आएगी तो हम जान भी दे देंगे, माल भी दे देंगे। हुकूमतें हो तुम्हें मुबारक, बगावतें ना हम करेंगे। अगर नामुसे रिसालत पर बात आई, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नुपुर शर्मा को जेल ना भेजे जाने तक कानपुर के पत्थरबाज भी मासूम बच्चे लगते हैं? हैदराबाद में नाबालिग से गैंगरेप पर कानून अपना काम करेगा की बात कहने वाले ओवैसी क्यों नुपुर शर्मा के मामले में तुरंत जेल भेजने का न्याय चाहते हैं? सस्पेंशन किया, सस्पेंड फिर तो आप सस्पेंड कर देना था कानपुर के बच्चों को भी। क्यों अरेस्ट करे उनको? आप क्यों अरेस्ट करे? केस बुक करके छोड़ देना था। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, इस पे इतना ही बोलना है मेरे को भाई। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अब बिल्कुल ले लिए, बिल्कुल ले लिए। वो कोई मॉरल हाई ग्राउंड कोई नहीं ले रहे। हीनियस क्राइम है। सुनिए, आप बहस मत करिए। हीनियस क्राइम है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो आप फिक्र मत करिए। सस्पेंशन को आप एक्शन बोलते, आंख में धूल झोंक रहे आप लोग, बेवकूफ बना रहे। क्या पार्टी से सस्पेंड करे? गिरफ्तार करना चाहिए। अगर वो गलती की है, आप मान रहे हैं कि उन्होंने एक रिलीजन के, क्या लिखा आपने उसमें, क्लियर वायलेशन ऑफ योर रूल 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बीजेपी, कॉन्ट्री टू पार्टीज पोजीशन। द कॉन्ट्री टू पार्टीज पोजीशन तो आप केस बुक करिए। केस ऑलरेडी है, जेल को भिजाइए उनको। अब तक 12 देश बीजेपी प्रवक्ताओं के बयान, ट्वीट पर आपत्ति जता चुके हैं। इनमें कतर, यूएई, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव शामिल हैं। लेकिन भारत में इन्हीं नेताओं पर एक्शन के बाद उसमें हार या जीत खोजने से बचना चाहिए, वरना इंसाफ का माहौल कमजोर होता है। न्याय को जब हार जीत के तराजू पर तौलकर राजनीति होती है तो यह दुश्मनी और नफरत को ही बढ़ावा देती है, आपसी समझ को कमजोर बनाती है, हमारे समाज के भीतर अविश्वास को बढ़ाती है। एक डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान, फिर अंतर्राष्ट्रीय दखल, आगे बीजेपी का अपनी प्रवक्ता पर एक्शन में रविवार से एक वर्ग अपनी जीत और उत्सव, दूसरी तरफ हिंदुवादी लोग अपनी हार और हताशा देखने लगे। विवाद में जन्म लेती यही जीत हार की सोच क्या ज्यादा घातक है? राजस्थान के बूंदी में मौलाना मुफ्ती नदीम और वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार के बयान सुनकर समझिए। मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले,
जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे। और ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं। पूरे देश में जुलूस निकाले जा रहे हैं, वातावरण को गरमाया जा रहा है और भाषणों में कहा जा रहा है कि जो नबी के बारे में बोलेगा उसकी जबान काट लेंगे, आंख उठाएगा आंख फोड़ देंगे, गर्दन उठाएगा गर्दन काट लेंगे। क्या हम कानून के शासन में रह रहे? क्या हम संविधान के अंतर्गत रह रहे? इसकी जरूरत क्या थी? और अगर ये होगा और इसकी प्रतिक्रिया हुई तो देश के लिए कितना खतरनाक होगा। एक वर्ग का एक्शन, दूसरे का रिएक्शन, तो नुकसान किसका? भारत में हर धर्म के नागरिकों का, समाज का और देश का। लेकिन इस पूरे विवाद में अपनी अपनी सोच की सियासत जारी होती है। कुछ लोग ये साबित करने में जुटे हैं कि इस्लामिक देशों के आगे सरकार झुक गई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, डिमार्च दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए, आप माफी चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं। ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट खतर में है, उनकी खतर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की। बड़ी तकलीफ है वो ये है कि भारत सरकार अरब दुनिया के दबाव में ये कदम उठा रही है। अगर ये कदम अपने आप उठा लिया होता तो शायद अरब वर्ल्ड को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाहरी दुनिया के दबाव में भारत सरकार काम कर रही है। ये एक गलत मिसाल है और भविष्य के अंदर हम पे जो भी दबाव डालेगा हम उसके दबाव में झुक जाएंगे। कुछ लोग इस्लामिक देशों की दखल पर सवाल उठाने की जगह मानो अपनी ताकत बताना चाह रहे हैं। अगर ये गल्फ कंट्रीज में इंडियंस के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अगर ये लोग हॉस्टिलिटी शुरू कर देंगे और हेट वायलेंस वहां पर शुरू हो जाएगा इंडियंस के ऊपर, तो कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जी बताइए। और देश को 55% रेमिटेंस यही कंट्रीज से आता है जिसका मैंने भी नाम लिया। क्या कर रहे हैं? कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी? 56 इंच की सीना की फॉरेन पॉलिसी। लाखों की संख्या में नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में भारतीय काम करते हैं। वहाँ उनका रोजगार है, उनकी रोटी रोजी का सवाल है। और उसके अलावा जो हमारा उनके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो सारी चीज़ें हैं। उसका हम पेट्रोल लेते हैं उनसे। आज सबसे ज़्यादा हम पेट्रोल अरब देश से लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनको देखते हुए हम लोगों को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हम उन देशों को नाराज़ करें। असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद सिर्फ एक सिरे से ये मान लेना कि इस्लामिक देशों के दबाव में ही कार्रवाई हुई, क्या कहना ये पूरी तरह सही है? क्या अरब के देशों ने सिर्फ इसलिए रिएक्शन दिया क्योंकि उन्हें अपने यहाँ की मुस्लिम राजनीति को साधना था? क्या नुपुर शर्मा पर कार्रवाई ना होती तो अरब देशों के कारण आर्थिक रिश्ते तक भारत के बिगड़ सकते थे? इन दो बेहद अहम सवालों का जवाब आज तक संवाददाता ने पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनाथ से समझा है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं। उनको भी ये जानते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हुई है कि भारत से जो सप्लाईज हैं वो काफ़ी बढ़ी हैं और बढ़ेंगी। कतार का जब ब्लॉकेट हुआ था सऊदी अरेबिया और उन सब कंट्रीज ने 2017 में, तो भारत से एक ही साल में ट्रेड बढ़ा था करीब 82-83%। कतार हमारा लार्जेस्ट गैस सप्लायर है। मेरा मानना यह है कि अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो आपको मार्केट भी चाहिए। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो जहाँ तक इकोनॉमिक कंडीशंस की बात है, मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई इतना बड़ा असर पड़ेगा।
जहां तक डिप्लोमेटिक बात है वो भी ये समझते हैं कि भाई ये इंसिडेंट जो है गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। चूंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट का कोई लीडर इन्वॉल्व नहीं है, एक पार्टी का एक स्पोक्समैन है, भले ही रूलिंग पार्टी का हो, उसके साथ अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। तो मैं मानता हूं कि इसका थोड़े दिन और चलेगा इसी तरह से, लेकिन ये कि क्योंकि उनको अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखना है और उसको सेटिस्फाई करना है। भारत से भी स्टेटमेंट जा ही रहे हैं, हमारे एम्बेसडर सबसे मिल रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं सिचुएशन को, और मैं समझता हूं कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी अरब देशों की प्रतिक्रिया का ये मतलब नहीं कि वो भारत को झुका सकती थी। फिर जब नुपुर शर्मा के खिलाफ बीजेपी की तरफ से कार्रवाई करके न्याय की राह पर कदम बढ़ते हैं तो क्यों ओवैसी से हार जीत से जोड़ते हैं? पार्टी के लिए हम किसी भी धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ पे या किसी भी धर्म के अनुयायियों पर या किसी भी धर्म के जो लीडर्स हैं या पर्सनैलिटीज हैं जो उनको आगू हैं, उनके खिलाफ कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पार्टी की लाइन है और लगातार ये लाइन है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे। तो हमारी लाइन तो ये है, स्पष्ट है। उस पर कभी कभी कोई लाइन क्रॉस हो जाए तो उसकी चिंता पार्टी करती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी टैटर्स में है और हमारी बेइज्जती पूरे विश्व में हो रही है। अमेरिका ने रिपोर्ट पेश कर दी अपनी रिलीजियस फ्रीडम की। कंट्री ऑफ कंसर्न में 3 साल से भारत आ रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी बताइए आपकी? सब कह रहे हैं मगर आप रुकना नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री। अब ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां अरब देशों की भारत में दिए गए एक बयान पर प्रतिक्रिया के बाद एक वर्ग के उत्साह में दूसरा वर्ग हताशा जाहिर करने लगा है। 57 मुस्लिम देशों का इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी भी कूद गया। लिखता है कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 2 टूक जवाब दिया। लिखा, भारत ओआईसी की गैर जरूरी छोटी सोच वाली टिप्पणी को साफ तौर पर खारिज करता है। चुनौती भारत में जन्म ले रही है। वजह ये कि एक पक्ष को लगने लगा उनके साथ तो इस्लामिक देश है, दूसरा पक्ष इस सोच को तब प्रचारित कर रहा है कि उनका धर्म एकजुट नहीं। तभी तो नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हुई है। अब जो भी कोई किसी की शान में भी गुस्ताखी करेगा तो हमारे भारत के अंदर एक दिन एक आवाज एक साथ सड़कों पे मौजूद होंगे, पूरे भारत के अंदर होंगे। और दूसरी चीज, चाहे मुल्क हमारे कितने भी हों, इस्लाम एक है, अल्लाह एक है। भारत के अंदर गुस्ताखी होगी तो दुनिया के हर देश के अंदर गुस्ताखी मानी जाएगी। हिंदू समाज को भी करना पड़ेगा, क्योंकि 100 करोड़ लोग हिंदुस्तानी वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तब जाकर के देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं, उत्तर प्रदेश के योगी को बनाते हैं। और उनकी अगर सुनवाई नहीं होगी तो कुछ न कुछ तो फिर सोचना चाहिए। इस तरह नुपुर शर्मा केस में जहां ऐसी नजीर कार्रवाई के बाद बननी चाहिए थी कि दूसरे ऐसा ना करें, उसकी जगह सबने आपस में हार जीत का ऐसा चश्मा पहन लिया कि समाज में अविश्वास की कोख से नफरत को ही जन्म देता नया विवाद शुरू हो चुका है। संजय शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद, स्वागत सर आपका आज तक पर हमसे बातचीत करने के लिए। सलमान जी, धार्मिक आधार पर विदेश का जो दखल है वो क्या आप मानते हैं हमारी संप्रभुता को चुनौती है और ये कितना सही है? देखिए, ये सही और गलत की बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ किसी और देश में होता और हमारे धर्म से संबंधित होता तो हम भी आवाज उठाते। अब कितने प्रभावशाली रूप से आवाज उठेगी ये तो स्थिति पर ही निर्भर है, जो स्थिति का सामना हमें करना है। हम सब चाहते हैं कि दूसरे देश हमारे देश के अंदरूनी मामलों में ना बोलें, हम सब चाहते हैं, लेकिन हम इसको मान कर चले कि दुनिया है, एक ग्लोब है और उस ग्लोब में सब इंटरकनेक्टेड है, वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। तो इलेक्शन से फायदा होता है, अच्छा लगता है तो हम उसे स्वीकार करें और अच्छा ना लगे तो हम उसको नकार दें। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब इस मामले को समाप्त करने में जो भी प्रयास हो सकता है हम सब का। जी,
खुर्शीद जी, अगर समान धार्मिक विश्वास वाले देश इस तरह का दबाव बनाने का प्रयास करते हैं तो क्या आपको लगता है कि इससे हमारे देश में जो सांप्रदायिक सोच वाले लोग हैं उन्हें मजबूती मिलेगी? देखिए, मजबूती यकीनन कि ये लगेगा कि बाहर के कोई देश यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन बात इसकी नहीं है। बात इसकी है कि जो हमारे उसमें हमको भी तो कुछ कहने का अधिकार, हम सब सिख ईसाई सबको अधिकार है, उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। हम क्यों इस बात के बाहर का कोई देश हम पर आरोप या हस्तक्षेप करने का प्रयास करे? हमें अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढना चाहिए। कोई गलती हो गई तो हमें उस गलती को दूर करना चाहिए। अब ये समस्या ऐसी नहीं है कि इस वक्त हम जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, अब उस पर एक लिड लगाने की आवश्यकता, को जल्द से जल्द समाप्त करने की आवश्यकता है और उसमें हर एक को बढ़कर थोड़ी सी उदारता। खुर्शीद जी, क्या अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम पॉलिटिक्स का ये असर है जहां इस्लामिक देश एक प्रवक्ता के बयान पर इतना तेज एक्शन लेते हैं, जबकि वो प्रवक्ता और वो एक दूसरा नेता एक पार्टी के हैं और पार्टी देश की तो नहीं होती, वो तो पार्टी है, कोई राजनीतिक दल है। देखिए, ये बाल की खाल दुनिया में हम रहते हैं, दुनिया के साथ मिलकर हमें रहना है और इस वजह से आज ये जो हुआ है वो एक सी जो प्रवक्ता सरकार का नहीं है, पार्टी का है, लेकिन पार्टी आज पावर में है और वो प्रवक्ता ऐसे कहता है और अगर वो गलत नहीं है तो उस प्रवक्ता को सस्पेंड क्यों किया है? सस्पेंड करा प्रवक्ता को और दूसरे देशों से कहा कि वो तो सिर्फ हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं था, वो तो एक एलिमेंट्स हैं जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं, वो है। ऐसी बात कहने की क्या आवश्यकता? अगर गलती हो गई है तो गलती स्वीकार करनी चाहिए, उदारता से गलती स्वीकार करनी चाहिए। खत्म करिए इस मामले को, यहीं समाप्त करिए। ये बहस लायक नहीं है मामला, इसको यहीं समाप्त करना चाहिए। हम सबको इसे यहीं समाप्त करना चाहिए। बहुत धन्यवाद सलमान खुर्शीद जी, आपकी इसी बात के साथ कि इस मामले को यहीं खत्म करना चाहिए। आज तक से बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। कांग्रेस के नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नूपुर शर्मा और नवीन कुमार के बयान पर खाड़ी देशों ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई। कतर, कुवैत, ईरान ने भारतीय राजदूतों को तलब करके अपना विरोध जताया और माफी की मांग की। वहीं सऊदी अरब ने भी इस बयान पर कड़ा ऐतराज जता दिया। यह विरोध सुपर स्टोर्स में भारतीय सामान को प्रतिबंधित करने तक पहुंच गया। लेकिन इस्लामिक देशों का यही विरोध चीन के आगे भाप बनकर उड़ जाता है। इस्लामिक देश चाहे कोई भी हो, लेकिन चीन के उइगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार पर खामोश रहते हैं। चीन के विरुद्ध एक शब्द भी बोलने की किसी इस्लामिक देश में हिम्मत नहीं होती। क्या सऊदी अरब, क्या ईरान, क्या टर्की, मजाल है कि कोई चीन को आंख दिखा सके। और ये सब तब है जब उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखकर क्रूरता की हदें चीन पार कर रहा है। चीन के डिटेंशन सेंटर में उइगर मुसलमानों के मुंह में पाइप डालकर हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पानी मांगने पर चीन के सैनिक उइगर मुसलमानों के मुंह में पानी की बोतल का ढक्कन तक कस देते हैं। भारत को आंख दिखाने वाले ऐसे ही देशों और संगठनों की असलियत दिखाती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जो मिडिल ईस्ट पैगंबर पर बयान से उबल पड़ता है, वो हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर खामोश रहता है। ये तस्वीर भले ही थोड़ी पुरानी हो, लेकिन दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं का दिल इसे देखकर आज भी दुखता है। भगवान गणेश का इस तरह से अपमान मुस्लिम बहुल देश बहरीन में हुआ, जहां बुर्का पहने इस महिला ने
एक एक करके मूर्तियों को जमीन पर फेंका। ये घटना बहरीन की थी, जो एक मुस्लिम बहुल देश है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस्लाम को लेकर यही कट्टरता है, जिसमें उनका धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस्लाम के नाम पर जिन देशों में दूसरे धर्मों का अपमान करना आम बात हो, उस मिडिल ईस्ट के नेता चीन में इस्लाम के तिरस्कार पर खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। सवाल यह है कि इस्लाम का हर ठेकेदार मुल्क चीन में हो रही इस्लाम की तौहीन पर खामोश क्यों रहता है? वो कौन सी मजबूरी है जो मुसलमानों पर सबसे बड़ा जुल्म करने वाले चीन का समर्थन करने के लिए इन राष्ट्रों को मजबूर करती है? ये चीन के उस शिनजियांग राज्य की तस्वीर है जहां पर बने डिटेंशन कैंप में मुसलमानों पर अत्याचार की इंतहा हो रही है। इन डिटेंशन कैंप में कैदियों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता है। भागने की कोशिश करने पर महिला कैदियों से रेप किया जाता है। उनके प्राइवेट पार्ट में करंट लगाया जाता है। फिर भी मजाल है कि दुनिया का एक भी इस्लामी देश चीन के आगे जुबान खोलने तक की हिम्मत दिखाए। सऊदी अरब से ईरान और तुर्की से पाकिस्तान तक दुनिया का हर बड़ा इस्लामी राष्ट्र चीन के पैसों के लिए गूंगा और बहरा बन गया है। सबसे पहले बात सऊदी अरब की, जहां मुसलमानों के दो सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का और मदीना है। इसीलिए सऊदी अरब खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता समझता है। लेकिन इस्लाम के नाम पर सऊदी अरब की यही नेतागिरी चीन के शिनजियांग प्रांत की सीमा से पहले ही दम तोड़ देती है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन को कह सके कि उन्होंने शिनजियांग में 5 वक्त की नमाज पर पाबंदी क्यों लगा रखी है, क्यों चीन में मुसलमान पुरुष दाढ़ी नहीं रख सकते, क्यों मुस्लिम महिलाओं की बुर्का पहनने पर पाबंदी है। दावा है कि आपके सामने तस्वीर शिनजियांग में बनी एक मस्जिद की है, जिसे वहां की सरकार ने तोड़ दिया। लेकिन जो सऊदी अरब एक पार्टी के प्रवक्ता के बयान पर भारत को आंख दिखाता है, वो उस चीन के राष्ट्रपति को अपने यहाँ बुलाने के लिए खुशामद कर रहा है, जो वर्षों से इस्लाम पर हमला कर रहे हैं। खबर है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द रियाद का दौरा कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर कोरोना महामारी के बाद ये जिनपिंग का पहला विदेशी दौरा होगा। बड़ी बात यह है कि क्राउन प्रिंस बनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान भी सबसे पहले चीन ही गए थे। यानी दोनों देशों के रिश्तों पर उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार रत्ती भर भी असर नहीं डाल सके। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूएन ने उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा अपराध बताया है। इसे लेकर जुलाई 2019 में पश्चिम के 22 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका विरोध किया। इसके जवाब में चीन ने 14 मुस्लिम बहुल देशों समेत 37 राष्ट्रों को खड़ा कर दिया। जिन 14 बड़े मुस्लिम देशों ने चीन का समर्थन किया वो OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेशन का हिस्सा है, जिसका काम मुसलमानों की आवाज बनना है। लेकिन इसी OIC के 5 सबसे बड़े देश जो खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा चैंपियन बताते हैं, वो भी चीन के सामने नतमस्तक हैं। इन देशों में सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान सबसे आगे है। ये सभी मुस्लिम बहुल देश चीन में न सिर्फ अपने धर्म की बेइज्जती के मुख्य दर्शक हैं, बल्कि अपनी धार्मिक पुस्तकों और रीत रिवाजों का अपमान करने वाले चीन के रक्षक भी हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जब उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सीधा सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा चीन को हक है कि वो अपने यहाँ धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए। चीन के गुनाहों पर सऊदी अरब ने इसलिए मुंह सिल रखा है क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा तेल खरीदार है। चीन के पैसे के दम पर ही क्राउन प्रिंस सऊदी अरब का कायाकल्प करने का ख्वाब देख रहे हैं। यानी सऊदी अरब को चीन के मुसलमानों के हकों के बदले में पैसा कबूल है। उनके लिए चीन इस्लाम के अपमान का विरोध करने से ज्यादा जरूरी चीन से आर्थिक मदद लेना है। यानी खुद को इस्लाम का ठेकेदार बताने वाले सऊदी अरब की अपने धर्म को लेकर प्रतिबद्धता खोखली है। लेकिन इसमें सिर्फ सऊदी अरब ही शामिल नहीं है। जिस ईरान ने सलमान रश्दी के उपन्यास
द सैटनिक वर्सेस को इस्लाम पर हमला बताते हुए उस पर बैन लगाया। सलमान रुश्दी की हत्या करने वालों को इनाम देने की घोषणा की। वही ईरान चीन के सामने दंडवत है। सऊदी अरब की तरह ईरान भी धर्म के नाम पर एक नॉवल पर बवाल तो खड़ा कर सकता है, लेकिन जब बात खनकते पैसों की आती है तो फिर उसके लिए धर्म से ज्यादा पैसा अहम हो जाता है। दोनों देशों ने $400 बिलियन की एक डील की है, जिसमें चीन ईरान से सस्ते में तेल खरीदेगा और इसके बदले में वो ईरान में पैसा निवेश करेगा। ईरान के चीनी प्रेम की एक बड़ी वजह अमेरिका भी है, जिससे लड़ने के लिए चीन उसके लिए जरूरी हो जाता है। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर खाड़ी देश भले ही आपत्ति जताए, कतर, कुवैत और ईरान भारतीय राजदूतों को तलब कर विरोध जताए। भारत सरकार से इस बयान पर माफी की मांग की जाए, ऐतराज जताया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि चीन के उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर ये सभी देश खामोश हो जाते हैं। आज तक ब्यूरो। ओआईसी के बाकी दो बड़े देशों टर्की और मलेशिया की भी सच्चाई अलग नहीं है। टर्की ने उइगर मुसलमानों पर चीन के विरोध को छोड़ दिया। यहां तक कि टर्की ने चीन से वादा किया कि वो अपने देश में उइगर आतंकवादियों को पकड़कर उसे सौंप देगा। वहीं जिस मलेशिया में जाकिर नायक के कारण से भारत के रिश्ते खराब किए, वो भी चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर पूरी तरह से खामोश है। ये तस्वीर यूएई की है, जिसमें भारतीयों को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि इन्हें एक मैच में भारत का समर्थन करने की सजा दी गई। ये तस्वीर बताती है कि अरब देशों में काम करने वाले भारतीयों की हालत कैसी है। ये किसी से छिपी बात नहीं है। इस तरह की बेइज्जती को सहते हुए लाखों भारतीय अरब देशों में काम करते हैं, 2 जून की रोटी का इंतजाम करते हैं। विदेश मंत्रालय के डेटा के मुताबिक अरब देशों के 9 देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा यूएई में है, जहां 30 लाख भारतीय हैं, जो वहां की जनसंख्या का करीब 35% है। इसके बाद सऊदी अरब का नंबर है, जो 30 लाख भारतीयों की कर्मभूमि है। कुवैत में 10 लाख भारतीय काम करते हैं। कतर, ओमान में करीब 8 लाख भारतीय और बहरीन में 3.25 लाख भारतीय रहकर रोजगार पाते हैं। अगर बात सऊदी अरब की करें तो तेल से मालामाल इस देश में अधिकतर लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जहां भारतीयों को वही काम मिलता है जो सऊदी अरब के लोग करना पसंद नहीं करते। इसीलिए आपको यहाँ पर भारतीय ट्रक चलाने के अलावा किचन, कंस्ट्रक्शन और स्टोर काउंटर में काम करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन इन इस्लामी देशों में काम करना बहुत मुश्किल है। धार्मिक आजादी तो है ही नहीं। अक्सर यहाँ पर काम के बहाने भारतीयों का शोषण होता है। जैसे 5 साल पहले एक भारतीय को पैसा मांगने पर जेल भेज दिया गया। सऊदी अरब में तानाशाही है। ये देश कायदे कानून से नहीं चलता। यहाँ पर बाहर से आने वालों के हक ना के बराबर है। इसीलिए यहाँ कब कौन मुश्किल में पड़ जाएगा कोई नहीं जानता। अरब देशों में भारतीयों को बंधक बनाकर काम करवाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। 2016 में हैदराबाद की आसिमा खातून का उसके मालिक ने इतना शोषण किया कि उसकी मौत हो गई। अरब देशों से पिछले कई सालों में भारत के रिश्ते गहरे हुए हैं। भारत इन देशों से तेल खरीदता है तो भारतीयों को यहाँ पर काम मिलता है। जो हर साल खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय भारत में अपने माता पिता या परिवार को धनराशि भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहते हैं। 2020-21 में खाड़ी देशों से भारतीयों ने करीब 65,000 करोड़ रुपए भेजे, जो भारत में मिलने वाले कुल रेमिटेंस का 50% से ज्यादा है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये रेमिटेंस विदेशी मुद्रा अर्जित करने का अहम जरिया है, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम रोल निभाता है। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान पर भारत के स्टैंड को कई लोग इसी रेमिटेंस की नजर से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भारत अमेरिका, यूरोप के आगे नहीं झुका, उसे अरब देशों के आगे अपने सुर नरम करने पड़े। लेकिन भारत ने इस्लामिक देशों के विरोध को खारिज करते हुए पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखा है। बड़ी बात यह है कि इस विवाद को पाकिस्तान ने मौके की तरह लिया है और खाड़ी देशों में भारत के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड चलाए गए, जिसमें पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल शामिल है। लेकिन पाकिस्तान की ये चाल खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों की मजबूती को कमजोर नहीं कर सकी। आज तक ब्यूरो।
दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।